नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर के वीडियो सीरीज में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाल फिलहाल में घटनाओं पर जो बेस्ड होते हैं एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, और डिस्कस करते हैं उनसे जुड़े कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी रिलेवेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन राइट ऑन स्क्रीन। कहता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फोर्स कमांडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन साउथ सुडान। दक्षिण सुडान में संयुक्त राष्ट्र के फोर्स कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम, बी है लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनकर, सी है लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र पाल सिंह या डी है लेफ्टिनेंट जनरल आलोक सिंह क्लेर। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। जी हाँ, और इन्हें नियुक्त किया गया क्या? फोर्स कमांडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन साउथ सुडान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लें इनका नाम, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। इसके बारे में और जानते हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट है किनके द्वारा की गई है यूनियन नेशन सेक्रेटरी यानी कि जनरल एंटियो गुटरेस जो कि हैं उनके द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई है। ठीक है, और ये जो बात करें इन्होंने किसे सक्सीड किया, इन्होंने सक्सीड किया जनरल सैलेस तिनाकर को। ये नाम अपना ऑप्शन में भी देखा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम की अगर बात करें तो 36 वर्षों का इनका सर्विस में एक्सपीरियंस रहा है, और काफ़ी जो विदेशों में जो यूनाइटेड नेशंस के जो मिशंस होते हैं वहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ है। तो नेट डिफेंस अटैच के रूप में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में भी काम किया हुआ है। 2008 से 2012 के बीच में कंबोडिया में थे, और इनका योगदान काफ़ी अहम रहा है। यूनाइटेड नेशंस की जो भारत की सेना के कुछ लोग यूनाइटेड नेशंस के काम पे जाते हैं, तो उनमें इनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा है। तो अभी इन्हें भेजा गया है कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन मिशन साउथ सुडान में। अब इसकी बात करें, इसकी स्थापना हुई थी कब? 9 जुलाई 2011 को। 8 जुलाई 2011 को क्या हुआ था? सुडान जो साउथ सुडान है वो सुडान से अलग हुआ था। ठीक है, साउथ सुडान एक नया देश का गठन हुआ था, नया रिपब्लिक का गठन हुआ था साउथ सुडान का 8 जुलाई 2011 को। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो जो इसमें बात ये हुई थी कि इसको जो 1 साल के लिए रखा जाएगा, और फिर बाद में क्या किया जाएगा, इसको रिन्यू किया जाएगा। तो अभी तक इसको रिन्यू किया जा रहा है, अभी तक ये चल रहा है, क्योंकि सूडान में जो साउथ सूडान की अगर आप न्यूज़ सुने तो वहाँ की न्यूज़ काफ़ी अच्छी जनरली नहीं होती हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे हिंसा की खबरें भी आती रहती हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि साउथ सूडान की कैपिटल क्या है, साउथ सूडान की राजधानी क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले कॉल पर खबर पर आते हैं। खबर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल टेलीमेटिक्स बेस्ड मोटर सर्विसेज। इस बीमा कंपनी ने भारत के पहले मोबाइल टेलीमेटिक्स आधारित मोटर बीमा की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए आदित्य बिरला जनरल इंश्योरेंस, बी है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, सी है एडलविस जनरल इंश्योरेंस या डी है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एटोलस जनरल इंश्योरेंस, और ये इंपॉर्टेंट खबर है। तो इसकी बात करें तो IRDAI जो कि इंश्योरेंस का रेगुलेटरी अथॉरिटी है भारत का, इसका सैंडबॉक्स का इनिशिएटिव था। इसका मतलब ये था कि जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों, वो काफ़ी मतलब बड़ी अच्छे तरीके से कैरिड आउट हो, उनमें किसी भी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट्स इस तरह की कुछ बातें ना हो, तो और ये बिल्कुल पारदर्शी हो। तो इसी के तहत इस तरह की जो इनिशिएटिव उसको लाया गया है। इसका इनिशिएटिव का नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है, स्विच। स्विच क्या है? डिजिटल मोबाइल टेलीमेटिक बेस्ड मोटर पॉलिसी। इसमें क्या हुआ कि जो भी फॉर एग्जांपल आप व्हीकल्स की बात करें, गाड़ी का जो आपको इंश्योरेंस करवाना होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये आपकी ड्राइविंग चेक को भी वो देखता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो भी वो ड्राइवर है उसके बारे में बताता है कि उस जो कन्वीनिएंट और हैसल फ्री जो कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए कितना आसान हो जाए। मतलब जो इसके थ्रू, इस ऐप के थ्रू आपकी जो प्रोसेस है, मतलब कि जो कार इंश्योरेंस या बाइक इंश्योरेंस का जो प्रोसेस है उसको कैसे ईज़ किया जा सकता है, ठीक है? तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? एडब्ल्यूएस के सीईओ कौन है? सहनाई घोष, ठीक है? इनका नाम याद रखें, सहनाई घोष। आप बताएं कि एडब्ल्यूएस जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये बताएं कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 3 पे ये कहता है कि साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज डेवलप्ड कोवाक्सिन, ए न्यू कोविड टेस्टिंग किट दैट कैन एक्यूरेटली डिटेक्ट ऑल एक्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ SARS-CoV-2 विदिन आवर्स। किस देश के वैज्ञानिक ने नए कोविड प्रेडिक्शन किट कोवाक्सिन विकसित किया है जो घंटों के भीतर SARS-CoV-2 के सभी मौजूदा रूपों को सटीक पता लगा लेता है? ऑप्शन क्या है? ए चीन, बी यूएस, सी जापान या डी इंडिया। चीन, अमेरिका, जापान या भारत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ही ये जो किट हुआ है कोवाक्सिन, इसका डेवलपमेंट हुआ है।
तो इसका काम क्या है कि आपने कई सारे किट्स जो सुने होंगे, आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है, एंटीजन टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि सभी तरह के जो कोविड के नए-नए वेरिएंट्स लगातार आते रहते हैं, हर साल अक्सर खबरों में हम देखते हैं। तो उनको सारे वेरिएंट्स को आरटी-पीसीआर टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। कुछ को करता है, कुछ को नहीं कर पाता है। तो सारे वेरिएंट को जो डिटेक्ट कर पाए, उस तरह का एक टेस्ट बनाने की बात की गई है, जिसका नाम है कोवाड स्कैन, जो कि अमेरिका में बना है। इसकी बात करें तो सारे इवेंट को डिटेक्ट कर भी सकता है। इसकी ये कहाँ बना है, ये भी जान लेते हैं। ये बना है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, जो कि साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर है यूएस का। और कोवान के जो सैंपल्स हैं, इसमें 4000% पे इस पे टेस्ट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्म्ड विद द शिरोमणि अवार्ड एट द एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 इन द यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम में एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मिशेल पूनावाला, बी है भारती खेर, सी है शीला गौड़ा या डी है अनीता दुबे। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मिशेल पूनावाला। बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है मिशेल पूनावाला, और इन्हें अवार्ड एनआरआई वर्ल्ड समिट यानी कि एनआरआई जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, उनका जो वर्ल्ड समिट होता है यूनाइटेड किंगडम में 2022 में, उसमें इन्हें सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। ठीक है। और पूनावाला शिरोमणि की बात करें तो इन्हें श्री साधु ब्रह्मचारी और लॉर्ड राम रणगीर और रीता हिंदुजा चवाड़िया, इन सबको ये अवार्ड दिया गया है। इनकी जो फिल्म थी डिजर्व, ये काफी हाईलाइटेड मूवी रही है, और पानी के ग्लोबल क्राइसिस पर इन्होंने इस फिल्म पे काम किया हुआ है। मतलब कि वाटर क्राइसिस पर बेस्ड ये मूवी है डिजर्व, जो कि काफी चर्चित रही थी, और इसे विश्व भर में काफी सराहना मिली थी। अवार्ड किनको अवार्ड दिया गया है? अवार्ड दिया गया है मिस्टर जीपी हिंदुजा, जो कि हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 5 कहता है कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इन व्हिच फील्ड? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है एकेडमी, बी है आर्ट, सी पॉलिटिक्स या डी है इंडस्ट्री। अकादमी, कला, राजनीति या उद्योग। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अकादमी, यानी कि पढ़ाई लिखाई का जो क्षेत्र होता है एकेडमी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड दिए जाने की बात की गई है। तो बचपन में हम थे तो हम कहानियाँ सुनते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जिनमें कहा जाता था कि ये कहते थे कि इनकी जो इनका पेपर चेक करते थे, वो कहते थे कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी, मतलब एग्जाम जो दे रहा है वो एग्जाम जो परीक्षा से मतलब मेरे से बेहतर है। ये जो विद्यार्थी है वो जो एग्जाम में चेक कर रहा हूँ मुझसे बेहतर है, तो इनके बारे में कहा जाता था। तो इन्हीं के नाम पर जो अकादमी जो पुरस्कार है वो शुरू किया गया था। राजेंद्र प्रसाद आप सबको पता होगा भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो जितेंद्र सिंह जो हैं यूनियन मिनिस्टर हैं। ये कहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं? ये यूनियन मिनिस्टर हैं किस चीज़ के? तो स्पेस साइंस के स्टेट मिनिस्टर हैं। स्पेस साइंस, अर्थ साइंस, इन चीज़ों के ये राज्य मंत्री हैं। ठीक है, क्या हैं? राज्य मंत्री हैं। और इसकी अगर बात करें तो 25 साल में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक फ्यूचरिस्टिक गोल सेट किया है कि एकेडमिक्स के क्षेत्र में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से जो परफॉर्मेंस है, किस तरह से एक्सपर्ट्स की हेल्प लेके हम अपनी जो पढ़ाई-लिखाई, अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ है, उनको बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 6 कहता है कि हू हैज़ बिकम अ फर्स्ट अरब वुमन टू रीच अ ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल ऑफ विंबलडन ग्रैंड स्लैम? विंबलडन ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अरब महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है वीनस विलियम्स, बी है जस्टिन सनन, सी है ऑनस जब्योर या डी है मोनिका सेलेस। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ऑनस जब्योर। ऑनस जब्योर ये ट्यूनीशिया से हैं, और ये इनकी अभी वर्ल्ड की नंबर जो रैंकिंग चल रही है वो 2 चल रही है। और जब्योर जो है वो टॉप 15 सीट की, मतलब 15 सीटेड खिलाड़ी, सीटेड मतलब जो एक टूर्नामेंट होता है तो उसमें सीट प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें उनके 15वीं सीट थी, मतलब 15वीं नंबर का जो था इनका रैंक था इस टूर्नामेंट के अंदर। अब फिलहाल इनका ओवरऑल रैंकिंग जो है वो 2 हो गया है। ठीक है? तो ये सेमीफाइनल में किससे भिड़ेंगे? ये सेमीफाइनल भिड़ेंगे तातियाना मारिया से, जो कि जर्मनी की खिलाड़ी हैं और इनकी अच्छी मित्र भी मानी जाती हैं। अगर अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि अरब कंट्रीज़ में ये ट्यूनीशिया कैसे आता है, तो अफ्रीका में कुछ अरब कंट्रीज़ हैं, जिनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। अल्जीरिया, कोमोरोस, डिजबोटी, इजिप्ट, लीबिया, मॉरिशियाना, मोरक्को, सोमालिया, सूडान एंड ट्यूनीशिया। ये सारे क्या हैं? अरब कंट्रीज़ हैं। कहाँ के? अफ्रीका के। ठीक है? और आपको इनका नाम याद रखना है, ऑन्स जब्योर, जिन्होंने एक इतिहास रचा है
अरब देशों में पहली महिला है जो कि विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंची हैं। तो इन पे सवाल बनने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इन्हें याद रखिएगा, इन्हें नहीं भूलना है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 7 कहता है कि व्हिच टेक्नोलॉजी कंपनीज हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट अप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव अक्रॉस स्मॉल सिटीज? किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने छोटे शहरों में स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है एप्पल, बी है माइक्रोसॉफ्ट, सी है सैमसंग या डी है गूगल। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गूगल। और गूगल ने अनाउंस किया स्टार्टअप स्कूल इंडिया सर्विस, जिसमें जो स्कूल के बच्चों को जो स्टार्टअप करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो इसमें क्या किया जाएगा कि गूगल जो है इन्वेस्टर्स को और जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाएगा और उसमें स्मॉल सिटीज़ में जो स्टार्टअप का कल्चर है उसको अच्छे से डेवलप करने की बात की जाएगी। जब स्टार्टअप का कल्चर बेसिकली दिल्ली, बैंगलोर से अधिक बड़े शहरों में ही देखने को मिलता है, बट छोटे शहर भी इसमें से कम नहीं है, उनकी यहाँ से भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं। अगर आपने लाइक शार्क टैंक इंडिया देखा होगा तो आपको पता होगा कि कई छोटे शहरों से भी अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ वहाँ पे देखने को मिले थे। तो इसी आइडियाज़ को और प्रमोट करने के लिए और इन्हें और मोटिवेट करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स लाए जाते हैं। इसमें फिनटेक का कोर्स, ऑफ फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज़, जैसे यूपीआई सर्विसेज़ होता है, प्रोवाइड करवाती हैं कंपनियाँ, फ़ोनपे वगैरह। और सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, जॉब सर्च, इन क्षेत्रों में जो स्टार्टअप होती है, ई-कॉमर्स के क्षेत्रों में स्टार्टअप होती है, इन पर स्पेशल फ़ोकस के साथ इन्हें बढ़ावा देने की बात की जाएगी। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 8 कहता है कि हू हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद किसे अल्पसंख्यक मामलों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है निर्मला सीतारमन, बी है स्मृति ईरानी, सी है नितिन गडकरी या डी है किरण रिजिजू। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्मृति ईरानी। और अब ये इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया, मतलब पहले जब किसी चीज़ की मंत्री थी और एक्स्ट्रा में इन्हें माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्रालय भी इन्हें सौंपा गया है। तो स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है वो एडिशनल चार्जेस दिया गया है। तो क्यों दिया गया? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो थे रामचंद्र प्रसाद सिंह, और ये जो थे अब इन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया है, और मुख्तार अब्बास नकवी, दोनों 2 जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे केंद्रीय कैबिनेट के, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो रामचंद्र प्रसाद सिंह का जो मंत्रालय है स्टील का, वो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया देखेंगे, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। और स्मृति ईरानी जो है अपने जो एक्स्ट्रा प्रभार में क्या देखेंगी? ये देखेंगी माइनॉरिटी अफेयर्स की जो मंत्रालय जो मुख्तार अब्बास नकवी अभी हैंडल कर रहे थे। ठीक है? अब ये क्या हुआ, ये 2 मिनिस्टर्स इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। क्यों दिया? क्योंकि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में जो इनका टर्म था वो पूरा हो गया था। राज्यसभा का टर्म होता है 6 वर्ष का, और ये टर्म इन दोनों का पूरा हो गया था। और अगर आपको मंत्री बनना है केंद्र सरकार में, तो आपको या तो राज्यसभा या तो लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा। तो अब ये राज्यसभा के मेंबर रहे नहीं, तो इसलिए अब ये मंत्री भी नहीं बन पाते, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 9 कहता है कि which of the following institute has developed the design framework for manufacturing the next generation analog computing chipset आर्यभट्ट 1? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अगली पीढ़ी के एनालॉग कंप्यूटिंग चिपसेट आर्यभट्ट 1 के निर्माण के लिए डिजाइन ढांचा विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी, बी आईआईएससी, सी आईआईएम या डी आईटीआई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आईआईएससी, आईआईसी बैंगलोर ने इसको डेवलप किया है। तो जो आर्यभट्ट 1 है, इसका नाम है एनालॉग रिकॉन्फिगरेबल टेक्नोलॉजी एंड बायस स्केल्ड हार्डवेयर फॉर एआई टास्क। तो ये बेसिकली जो होता है, 2 तरह की डिवाइसेस होती हैं, एनालॉग होता है और एक होता है डिजिटल। तो एनालॉग डिवाइसेस वो होती हैं जिनमें बहुत सारे तार-वार, आप पुराने ज़माने के देख लो कंप्यूटर्स जो होते थे, या जो डायल करने वाला फ़ोन होता था, तो वो सब एनालॉग होते हैं। इसमें मैनुअली जो है वो चीज़ों को फिट करते हैं और फिर वो प्रोसेस होता है। और डिजिटल में क्या होता है कि डिजिटल में आप देखते हो कि आप बस आप समझो तो आप लाइक बटन दबा रहे हो, आपका काम हो जा रहा है, तो वो डिजिटल हो जाता है। तो जो ये एनालॉग डिवाइस को बेसिकली इस तरह से डिवाइड करने की बात की गई है, इसका नाम रहेगा आर्यभट्ट 1। तो ये एनालॉग डिवाइस भी काफ़ी डेवलप्ड रहेगा, और जो डिजिटल डिवाइसेज़ होते हैं उसके टक्कर का ये डिवाइस रहेगा, ठीक है? जो कि एआई के टास्क को पूरा करेगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी काफ़ी चर्चा होती है आजकल के ज़माने में। एआई टेक्नोलॉजी लाने पर काफ़ी जोर दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? डिज़ाइन किया गया प्रतीक कुमार के द्वारा, जो कि पीएचडी स्टूडेंट है कहाँ पे? आईएससी में। इन्हीं के द्वारा आर्यभट्ट 1 डिज़ाइन किया गया है। आर्यभट्ट 1 नाम याद रखिएगा, इससे सवाल बन सकते हैं। और आईआईसी बैंगलोर में रिसर्च हुआ है। आईआईसी बैंगलोर के संबंधित एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हाल में आई थी। क्यूएस रैंकिंग में भारत का सबसे जो टॉप यूनिवर्सिटी था या कॉलेज था, ये आईआईसी बैंगलोर ही था। आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 10 पे आते हैं। कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टॉप्ड इन स्टेट रैंकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट?
निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी है हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। तो उड़ीसा को टॉप स्थान मिला है किसमें? जो स्टेट रैंकिंग निकली थी किसके द्वारा? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा। इसकी घोषणा जो है स्वयं की है किसने? पीयूष गोयल ने, ठीक है? पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर हैं भारत सरकार में, इन्होंने इसकी घोषणा की है। और उड़ीसा को इसमें जो इंडेक्स स्कोर मिला वो भी कितना मिला? 0.836 का। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, इसका नंबर इन्होंने जो अंक अर्जित किए वो कितना था? 0.797। तीसरे स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश। त्रिपुरा की बात करें तो छोटे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज का जो ग्रुप था उसमें त्रिपुरा ने पहला स्थान हासिल किया है। नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 5 जुलाई 2013 को। इसका काम बेसिकली यही है कि जो फूड सिक्योरिटी है देश में बने, फूड सिक्योरिटी का मतलब जो खाने का भोजन है, जो अच्छा भोजन है, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं। जो प्रॉपर अनाज है, वो सबको मिले, सबको प्रोवाइड किया जाए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो जब शुरुआत हुआ था तो रुपीज़ 1, 2 या 3 में जो बेसिक जो चीज़ें होती, जो अनाज होता है, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब इस प्राइस रेंज में जो गरीब लोग हैं उन्हें अवेलेबल हो जाए, ये इसका मकसद था। और इस वर्ष उड़ीसा ने इसमें चीज़ में काफ़ी अच्छा काम किया है, उन्होंने इसमें टॉप किया है। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के, और आशा करता हूँ जो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, उनसे जुड़े हुए जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं वो भी आपने साथ-साथ इसको नोट डाउन किया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट करिए आप किस तरह के विचार, किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को बिल्कुल दबाइए, जिससे क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आएगी, जो भी नए वीडियोस आएंगे उसकी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके फ़ोन में या आपकी डिवाइस में। और इससे ये होगा कि जो भी हमारे नए-नए जो अब वीडियो सीरीज़ आ रहे हैं, अग्निवीर का वीडियो सीरीज़ आ रहा है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए वीडियो सीरीज़ हमारी चल रही है। तो ये सब जो वीडियो सीरीज़ हैं, ये सब आपको क्या होगा कि तुरंत आप इसको एक्सेस कर पाएँगे। अपनी तैयारी को, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें उसको आप साथ ही साथ अच्छे से कर पाएँगे। वीडियो सीरीज़ में बेसिकली हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आपको देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। वही समय एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है, एग्ज़ाम का एक जिस पता चलता है कि इसमें किस तरह की पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। तो वीडियो सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाना ना भूलें सरकारीपरीक्षा.com के वेबसाइट पर। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, और आप स्वस्थ रहिए, आप तैयारी करिए अच्छे से, सुरक्षित रहिए, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को का ख़्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। धन्यवाद।